अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हक मीडिया के स्पेशल प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। मैं फैजुल बारी। नाजरीन, साल 2018 में 21 जुलाई की रात को राजस्थान के अलवर में रकबर खान की लिंचिंग कर दी जाती है। इस केस में एकदम से हंगामा बरपा होता है और फौरन ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस और गौरक्षक दल पर इल्जाम शिफ्ट होता रहता है। मामले में खूब सियासत गरमाती है और फिर इसी साल मई में अलवर के एक कोर्ट से इस मामले में जजमेंट आता है। रकबर खान कौन था, उसकी लिंचिंग के केस में कौन कौन लोग कसूरवार थे, पुलिस और मीडिया और गवर्नमेंट का क्या रोल था, कोर्ट का क्या जजमेंट आया, 2018 से 2023 में गौरक्षक दल और लिंचिंग के मामलों में देश में क्या क्या चीजें बदली है, आज इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। रकबर खान जो एक डेयरी फार्मर थे, उनको 20 जुलाई 2018 को गौरक्षकों ने बेरहमी से पीटा, जिनकी वजह से उनकी मौत हो गई। अलवर की अदालत ने एक आरोपी को हालांकि बरी किया है, लेकिन 4 आरोपियों को दोषी करार दे दिया गया है। पुलिस ने उसे करीब 3 घंटे बाद अस्पताल पहुंचाया। तब तक रकबर की मौत हो चुकी थी। मैं कहाँ से पालूंगी और ये हत्या ना करी और न करी 8 हत्या। सबसे पहले ये पूरा मामला क्या है, इसको जान लेते हैं। हरियाणा के फिरोजपुर जिला नूह से 32 साल के रकबर खान, जिनका असल नाम अकबर खान था, मगर आधार कार्ड और वोटर आईडी के गलती की वजह से अकबर से रकबर हो गए। गरीबी और तालीम की इतनी कमी थी कि कभी नाम को करेक्शन भी नहीं करा सके। उनके पास 3 गायें थी, क्योंकि वो एक डेयरी फार्मर थे। अपना पेट काट करके बड़ी मुश्किल से कुछ पैसा जमा करके 2 और गाय खरीदने के लिए वो राजस्थान के खानपुर जाते हैं। खेती बाड़ी का काम करता था, अपना दूध का धंधा संगवा रखा। उसने दूध पीने के लिए गाय ला रहा था। हाँ, बच्चे छोटे छोटे, इसके लिए दूध के लिए गाय गाय बंद रहा है, ज़्यादा दूध हो जाए इसलिए लेकर रहा था। अपने दोस्त असलम को साथ लेकर घर से 50,000 रुपया लेकर के खानपुर पहुंच करके 2 गाय खरीदते हैं और शाम होते होते वहां से पैदल घर के लिए लौटने के लिए निकल जाते हैं। जो देहात और रूरल एरिया से होंगे वो बखूबी समझते हैं कि पैदल चलने वाले अक्सर मेन रोड छोड़ करके खेतों और गांव के बीच से जाते हैं, जिससे रास्ता शॉर्टकट हो जाता है। ऐसा ही असलम और अकबर ने किया, मगर जब वो अपने घर से कोई 30-32 किलोमीटर दूर लालावंदी अलवर में थे, कुछ कथित गौरक्षक दल के लोग खूनखार इरादों के साथ घात लगाए उनका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही अकबर और असलम वहां से गुजरते हैं, ये कथित गौरक्षक दल के लोग उनके ऊपर हमला कर देते हैं और उनके ऊपर टूट पड़ते हैं। रात के अंधेरे का फायदा उठा करके असलम किसी तरह से बच करके पास के झाड़ी में छुप जाता है, मगर अकबर को वो लोग पकड़ लेते हैं और मारना पीटना शुरू कर देते हैं। असलम पास के झाड़ी से छुप करके बेबस और मजबूर अपने दोस्त को लिंच होता हुआ देखता रहता है। उसके अकॉर्डिंग अटैकर्स अकबर से कह रहे थे, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हम विधायक के आदमी हैं, इसे आग लगा दो और जिंदा जला दो। ये कथित गौरक्षक दल के लोग जिस विधायक का नाम ले रहे थे, उसका नाम ज्ञानदेव आहूजा है। ये बीजेपी से उस वक्त एमएलए था, जिसकी लास्ट ईयर एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुई, जिसमें वो 5 मर्डर इंक्लूडिंग अकबर और पहलू खान की लिंचिंग की जिम्मेदारी अलल ऐलान कबूल कर रहा था। जी, अब तक तो 5 हमने मारे हैं। चाहे लावंडी में मारा और चाहे भैरोड में मारा, चाहे बिजुका में मारा, अब तक तो 5 हमने मारे हैं। अकबर खान को जब ये कथित गौरक्षक दल के लोग मार मार कर थक जाते हैं, तो पुलिस को कॉल किया जाता है। पुलिस आती है, गाय और अकबर को अपने कब्जे में लेती है। गाड़ी मंगवा करके गाय को पहले गौशाला भिजवाती है, फिर रास्ते में एक जगह रुक करके पुलिस वाले चाय पीते हैं, फिर पुलिस स्टेशन जाते हैं और उसके बाद कोई 3 घंटे के बाद अकबर को हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां डॉक्टर उसे डेड डिक्लेयर कर देता है। अगले दिन इस पूरे मामले में खूब हंगामा शुरू होता है। ऑपोजिशन के पॉलिटिशियन एक से बढ़कर एक बयान देते हैं। नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया में इसको खूब कवर किया जाता है। गवर्नमेंट बैकफुट पर आ जाती है और फिर कभी कथित गौरक्षक दल पर, कभी पुलिस प्रशासन पर और कभी गवर्नमेंट पर इल्जाम शिफ्टिंग शुरू होता है। कम से कम गाय को हाथ मत लगाओ।
हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है, ये गाय का मामला भी नहीं है, क्राइम एक पॉलिटिक्स है। सरकार के लोग ही आप ये बोलो कार्रवाई होने दो। सपोर्ट करते गई। सरकार का सबसे बड़ा काम ये है कि इंसान की जान बचाना। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा कसूरवार कौन है, इसको शायद सिर्फ अहले नजर और अहले फहम ही समझ पाए, मगर मैं पार्ट वाइज करके आपके सामने इनके मुजरिमीन को डिस्कस करता हूं। आज 2023 में शायद हम और आप ज्यादा अच्छे से कथित गौरक्षक दल को समझ पाए कि ये कौन है, इनका रोल क्या है, क्योंकि पिछले 5 सालों में जैसी जैसी इमेजेस और वीडियोस सोशल मीडिया के थ्रू हम तक पहुंची है, उससे हम इनको ज्यादा अच्छे से समझ पाए कि इनका रियल फेस क्या है और सोसाइटी में इनका असल रोल क्या है। गौरक्षक दल के नाम पर इनका एक डेडली नेटवर्क है जिसमें बड़ी तादाद में इन्फॉर्मर्स होते हैं, जो किसी भी डेयरी फार्मर्स को अगर गाय ले जाते हुए गुजरता देख लेता है तो ये इनको खबर करता है, इन्फॉर्म करता है। बड़ी अफसोस की बात यह है कि ये जो इन्फॉर्मर्स हैं इसमें बड़ी तादाद में मुसलमान भी हैं। अकबर खान के केस में भी ऐसा ही कुछ हुआ, जहां इन्फॉर्मर्स ने पहले से ही इन कथित गौरक्षक दल के लोगों को खबर दी हुई थी। होना तो यह चाहिए था कि ये कथित गौरक्षक दल के लोग पुलिस को खबर करते, पुलिस उनके ऊपर माकूल एक्शन लेती, मगर वो ऐसा नहीं करते हैं और उनके लोग खेतों में घात लगा करके बैठ जाते हैं। फिर जैसे ही अकबर और असलम का वहां से गुजर होता है, उनको पकड़ करके ये लोग खूब मारते और पीटते हैं। अकबर की हड्डी और पसली, हाथ और पांव तोड़ दिया जाता है। अधमरा समझ करके पुलिस को कॉल किया जाता है। फिर पुलिस उसे पहले हॉस्पिटल न ले जा करके गाय को गौशाला भिजवाती है। इस बीच कुछ कथित गौरक्षक दल के लोग और लोकल चशमदीद ये इल्जाम लगाते हैं कि पुलिस भी अकबर को खूब मारती और पीटती है, और लास्ट में कोई 3:15 के अराउंड अकबर को प्राइमरी हेल्थ सेंटर रामगढ़ में ले जाया जाता है, जो मौके वारदात से सिर्फ 6 किलोमीटर दूर था। पीएचसी में डॉक्टर उसे मुर्दा डिक्लेयर कर देते हैं। पुलिस की मैं देख रही जब उसको मार रहे हो, मरा हुआ नहीं था, वो जिंदा था ना जिंदा। रात को गाड़ी आके यहाँ रुकी, पुलिस वालों ने जैसे गाड़ी वाड़ी बकी उसके लात बात दी। यहाँ जिंदा था, यहाँ खूब पुकार रहा था वो, उसके पुकारते पुकारते कि वो लात दे रहे थे। अकबर के बॉडी में कितना फ्रैक्चर और कितनी इंजरी थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सुनिए। That his 5th and 10th rib was fractured. His lung was punctured. All of this was inflicted upon him by a blunt object. The fracture in the lower left of femur bone in thigh was so excruciatingly painful that he could not even stand. His left hand was fractured. Abrasions on the left wrist were clear indicators that he was perhaps restrained. Bruises and abrasions caused by a blunt object all over his body. In fact, at 13 or 14 places, he had abrasions. The shock from the beating, from ante-mortem injuries, caused his death. ये मामला एक तरफ मॉब लिंचिंग के साथ साथ दूसरी तरफ कस्टोडियल डेथ का भी नजर आता है, जहां गौरक्षक दल और राजस्थान पुलिस इस बहिमाना कत्ल की बराबर जिम्मेदार और कसूरवार नजर आती है। अगले दिन खूब हंगामा होता है और लगभग सारी पॉलिटिकल पार्टीज इसको कंडेम करती है। अपोजिशन पार्टी का सिर्फ गवर्नमेंट को घेरना और सवाल करना डेमोक्रेसी का एक नेचुरल बिहेवियर है, मगर इसके जवाब में उस वक्त के होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह, जो अभी डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, उनका जवाब सुनिए। सबसे बड़ी लिंचिंग की घटना यदि कभी इस देश में घटित हुई है तो 1984 में घटित हुई है। एक निहत्थे मुसलमान का दर्दनाक कत्ल हुआ, जिसमें पुलिस और गवर्नमेंट से एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट के लीडर्स शामिल हैं। उसके जवाब में होम मिनिस्टर व्हाटअबाउटिज्म खेल रहे हैं और 1984 के सिख दंगा की याद दिला रहे हैं। यह अपने आप में बड़ी अफसोस की बात है। हंगामा और हालात की पेचीदगी को देखते हुए इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जयपुर केस की ब्रीफिंग करते हैं। और परमजीत सरदार, इनसे थाने पर लाकर पूछताछ की गई। जो मृतक का शव है उसका पोस्टमार्टम बोर्ड से अभी अलवर में कराया जा रहा है, और जो 2 संदिग्ध थे उनसे पूछताछ के बाद अपराध में उनकी लिप्तता देखते हुए उनको प्रकरण में गिरफ्तार किया गया है। अन्य व्यक्तियों के खिलाफ अनुसंधान जारी है, और यहां मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहूंगा
की सूचना मिलते ही तत्परता से पुलिस ने इसमें कार्रवाई की है और हम बिल्कुल कमिटेड हैं इस अपराध में सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई जो भी दोषी है उसके खिलाफ करने के लिए। जैसे इसमें प्रोग्रेस होगी आपसे शेयर करेंगे। इसी साल 2 महीना पहले मई में अलवर कोर्ट का जजमेंट आया जिसमें 4 एक्यूज परमजीत सिंह, धर्मेंद्र यादव, नरेश शर्मा और विजय कुमार को आईपीसी 304 और 341 के तहत गिल्टी पाते हुए 7 साल की सजा सुनाई जाती है। वहीं नवल किशोर शर्मा को सबूत के अभाव में बाइज्जत रिहा कर दिया जाता है। आईपीसी 304 मतलब गैर इरादतन हत्या, मतलब यह कि कोर्ट के नजर में अकबर की हत्या एक गैर इरादतन हत्या थी। ये डिसीजन कितना सही है इसका अंदाजा आप आज ज्यादा अच्छे से लगा सकते हैं क्योंकि अब आपके सामने कथित गौरक्षा के नाम पर नासिर, जुनैद, वारिस और ऐसे बहुत सारे केसेस मौजूद हैं जिसको आप देख करके समझ सकते हैं कि ये जो सो कॉल्ड गौरक्षक दल हैं ये गैर इरादतन हत्या कर रहे हैं या गाड़ियों के अंदर जिंदा जला रहे हैं, या पता नहीं लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि गाड़ी के अंदर किसी को जिंदा जला देने से वो बच जाएगा और ये गैर इरादतन हत्या होगी। फिर इस केस के प्राइम सस्पेक्ट नवल किशोर शर्मा जो न सिर्फ ये कि कथित गौरक्षक दल के मेंबर हैं बल्कि वीएचपी अलवर के लोकल लीडर हैं जिनका नाम खुद इस केस के गवाह और इस लिंचिंग के सर्वाइवर असलम ने भी लिया था। और फिर कभी उसे इस केस का मास्टरमाइंड कहा गया, कभी मुख्य आरोपी कहा गया। फिर वो 3 साल तक पुलिस को चकमा देता रहा। इतना ही नहीं, जिन 4 लोगों को इस केस में सजा हुई नवल किशोर शर्मा ने उन्हें कभी भगत सिंह और कभी फ्रीडम फाइटर बताया और इस टेररिस्ट एक्ट को, इस आतंकवादी हरकत को 12 ग्लोरीफाई करता रहा, मगर कोर्ट ने इसको बाइज्जत रिहा कर दिया। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हुई थी, आज वापस पुणे सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु राजस्थान के अलवर जिले की जेल में बंद है। 20 करोड़ की आहट करने वाले मुसलमानों 100 करोड़ लोग हैं। जिस दिन था फिर गया 20 करोड़ लोग बलिदान हो जाएंगे और हिंदुस्तान से साफ हो जाएगा। राजस्थान में तब बीजेपी की गवर्नमेंट थी और उनके कई सारे लीडर्स गाय के नाम पर मुसलमानों के खिलाफ हेट्रेड और वायलेंस प्रमोट करते हुए बारहा नजर आते हैं। गौ माँ की रक्षा के लिए प्राण हम दे भी सकते हैं, गौ माँ की रक्षा के लिए हम प्राण ले भी सकते हैं। तो गौ माता को माता ना मानते हो, उसकी हत्या करते हो, मैंने वादा किया था ऐसे लोगों के हाथ पैर तोड़वा दूंगा। हमारी माँ का कोई अपमान करेगा हम मर जाएंगे, सहन नहीं करेंगे, मर जाएंगे, मार देंगे। इवन के उस एरिया के एमएलए ज्ञानदेव आहूजा का बयान भी आया, फिर असलम का बयान भी आया कि गौरक्षक दल के लोग एमएलए का सपोर्ट बता रहे थे। फिर लोकल कोर्ट के जजमेंट से कोई सिर्फ 1 साल पहले वीडियो भी आई जिसमें ज्ञानदेव आहूजा ने खुद कबूल किया कि लालावंदी समेत 5 ऐसे लिंचिंग में उसकी इन्वॉल्वमेंट थी, मगर उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। मोदी जी, अब तक तो 5 हमने मारे हैं, चाहे लावणी में मारा और चाहे भैरोड में मारा, चाहे बिजुका में मारा, अब तक तो 5 हमने मारे हैं। आतंकवादी 2, 4, 5 लोगों को मारते हैं, लेकिन एक गोकशी के कारण या तफसील के कारण हजारों लोगों का, लाखों लोगों का मन आहत होता है। तुम वहाँ नालायक गए क्यों? तुम वहाँ पिटने के लिए गए, मार खाने के लिए गए, गौ तस्करी करने के गए, इस कारण से मार खाते हैं। और मेरा तो सीधा सीधा कहना है कि गौ तस्करी करोगे और गोकशी करोगे तो यूं ही मनोगे। एक 32 साल का नौजवान अकबर इन कथित गौरक्षा के नाम पर इनके आतंकवादी गतिविधियों और पुलिस के द्वारा शहीद कर दिया गया। पीछे बूढ़े माँ बाप हैं, बीवी और 7 मासूम फूल जैसे बच्चे बेसहारा हो गए। इस पूरे लिंचिंग मामले का दूसरा जो सर्वाइवर था असलम कोर्ट में अहम विटनेस था, जिसके वजह से उसकी जान को लगातार खतरा था। 5 साल तक वो घर से नहीं निकल सका। उसकी भी फैमिली पूरी तरह से बर्बाद होती रही। 2 फैमिली को पूरी तरह से तबाह बर्बाद करने एक गरीब परिवार के अकेले सहारा अकबर को कत्ल करने की सजा सिर्फ 7 साल तय हुई। ये सजा असल में सजा नहीं बल्कि ऐसे आतंकवादियों के आतंकवादी गतिविधियों को सपोर्ट और प्रमोशन था। शायद इसीलिए कोर्ट के बाहर इन आतंकवादियों के सपोर्ट में बार बार नारे लगाए जाते रहे और उनको और प्रमोट किया जाता रहा। अकबर खान शहीद हो गया, पीछे उसकी फैमिली जस्टिस के लिए भाग दौड़ कर रही है। उसकी बीवी बीमार है, घर में कोई कमाने वाला नहीं है। कोर्ट का जजमेंट भी ऐसा आया है जैसे मानो उन आरोपियों को रिलीफ मिला हो। कंपनसेशन के नाम पर हरियाणा गवर्नमेंट ने
5 लाख, हरियाणा वक्फ बोर्ड ने 3 लाख देने का और राजस्थान गवर्नमेंट ने 1.25 लाख देने का ऐलान किया था। फैमिली का यह इल्जाम है कि राजस्थान गवर्नमेंट से अब तक वो अमाउंट नहीं मिला है। वहीं हरियाणा गवर्नमेंट से भी मिला कंपनसेशन अमाउंट इतना कम है कि जो 5 साल कोर्ट में ट्रायल चला है उसमें वकील की फीस उससे ज्यादा होगी। एक कत्ल की, एक जान की असल कंपनसेशन, असल इंसाफ पैसा नहीं है, मगर घर वाले अब भी इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं। मैं कहाँ से पालूंगी और ये हत्या ना करी, वरना करी 8 हत्या। इस पूरे मामले में जो सबसे नोटेबल और अहम पहलू है वो ये है कि 2018 में जब अकबर खान की लिंचिंग हुई तब पूरे देश में हंगामा बर्पा हो गया। लगभग सारे बड़े पॉलिटिशियंस ने इसको कंडेम किया, इंसाफ के लिए आवाज उठाई। सारी बड़ी मेन स्ट्रीम मीडिया हाउसेस ने ग्राउंड जीरो पर अपने रिपोर्टर्स भेजे। ये इंसिडेंट जितना डिजर्व करता था उतना इसको कवर किया गया। और तो और स्टेट होम मिनिस्टर ने खुद जाकर के मामले की तहकीक की। किसी भी चीज को समझने के लिए मौका मुआयना करना एक उसका पार्ट होता है। स्वयं जाकर के जब मौका देखते हैं तब कुछ चीजें समझ में आती है। इसीलिए फौरन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को काउ विजिलेंटिज्म और इनके आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ बोलना पड़ा। गाय की भक्ति के लिए, गाय की रक्षा के लिए तो गांधी जी ने और विनोबा जी ने हमें उत्तम राह दिखाई। उसी रास्ते पर देश को चलना ही पड़ेगा। किसी इंसान को मारने का हमें हक मिल जाता, यही तो अच्छा है। मुझे बापू का रास्ता ये नहीं हो सकता। विनोबा भावे का जीवन हमें ये संदेश नहीं देता। गौ सेवा करे, गौ भक्ति करे, गौ पूजा करे, गौ संवर्धन करे, वो तो राष्ट्र की संपत्ति में बढ़ावा करता है। वो राष्ट्र के लिए संकट पैदा नहीं करता है। लेकिन नकली लोग देश को और समाज को तबाह कर देते हैं। उनके सामने जागरूक होने की जरूरत है। ऐसे लोगों को आइसोलेट करने की जरूरत है। ऐसे लोगों को एक्सपोज करने की जरूरत है। ऐसे लोगों को दंडित करने की जरूरत है। मगर इन 5 सालों में देखें चीजें कैसे बदली है और मुसलमानों की लिंचिंग और ये कथित गौरक्षा के नाम पर इनकी आतंकवादी गतिविधि कितनी ज्यादा नॉर्मल हो गई है। इस साल के शुरू में 21 साल के वारिस को लाइव वीडियो में मार मार करके शहीद कर दिया गया। उसके अगले महीने जुनैद और नासिर को उसी मेवात में गाड़ी के अंदर जिंदा जला दिया गया। मगर फिर भी ना अपोजिशन लीडर्स ने इसके ऊपर कोई सवाल किया, ना हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसको सही से कवर किया, ना कोई डिबेट हुआ। इसीलिए इसका जो मेन आरोपी था वो इतने ज्यादा दिनों तक बचता रहा और अब जाकर के अरेस्ट हुआ है। सिर्फ बकरीद वाले वीक में 3 डिफरेंट जगह पर लिंचिंग की घटना हुई। हैदराबाद में मुस्लिम भाई बहन को मारा पीटा गया, उनकी लिंचिंग की कोशिश की गई। बिहार में मुस्लिम ट्रक ड्राइवर मोहम्मद जहीरुद्दीन की लिंचिंग कर दी गई। हमारे पति मोहम्मद जहीरुद्दीन हन हत्या कर दिले बालो। एक हमारा न्याय चाहिए। अरे दीदी उसी हफ्ते झारखंड में पुलिस कस्टडी में एक मुसलमान की डेथ हो गई। मगर क्या आपने पॉलिटिशियंस और मीडिया से इसके बारे में डिस्कशन सुना है? नहीं सुना होगा। ये जो 5 साल में हमारे समाज में चेंज आया है, आप इसको साफ साफ महसूस कर सकते हैं कि कैसे एक मुसलमान की लिंचिंग पर अब कोई सेंसेशन क्रिएट नहीं होता है, कैसे अब मुसलमानों की मौत पर किसी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, कैसे बीइंग अ मुस्लिम हम मुसलमानों की लिंचिंग को जस्ट एज अ रैंडम न्यूज की तरह पढ़ करके वरक पलट देते हैं, स्क्रॉल कर देते हैं। ये एक ऐसा जेनोसाइडल माइंडसेट हमारे सोसाइटी के अंदर, हमारे अंदर डेवलप किया गया है जो इस पूरे सोसाइटी के लिए बहुत 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 ज्यादा खतरनाक साबित होने वाला है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगी होगी। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कमेंट में जरूर बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।